मैं बेतहाशा रोए जा रही थी। तरुण का व्यवहार मेरे साथ इस कदर बदल चुका था कि मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़ ही ना दे। जितनी मोहब्बत मैंने तरुण से की थी, मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगी। लेकिन वह मेरा पति होकर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देता था। मुझसे यूं दूर भागता जैसे मैं कोई अछूत हूँ और मैं उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी। मेरा जी चाहता मैं उसके सीने से लगकर सो जाऊं। वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। आज रात भी ऐसा ही हुआ। जब मैं तरुण के करीब जैसे ही आई तो जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरे साथ आज रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत डर लगता था। बादलों की तेज गरज से मेरा दिल कांप जाता था। तरुण सामने सोफे पर सो रहा था और मुझे अकेले बेड पर नींद नहीं आ रही थी। और उस पर सितम यह कि लाइट भी जा चुकी थी। सामने आंगन में खुलने वाली खिड़की से आसमान में चमकने वाले बिजली की रोशनी जब कमरे में आती तो डर के मारे मैं कांपने लगती। बारिश तो ऐसी थी कि जैसे हर तरफ तूफान मचा हुआ था। डर के मारे मैं बेड की चादर को दबोचना शुरू कर चुकी थी। तकिए को सीने से लगा लिया था। काश तरुण मेरे पास ही लेट जाता। मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरा डर कम हो जाता। वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मेरे डर को खत्म कर देता। लेकिन नहीं, वह तो बिल्कुल बेपरवाह सा होकर सामने ही सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने तरुण से लव मैरिज की थी। यह वही तरुण है जो मेरी खातिर हर एक से लड़ गया था। उसे क्या हुआ था कि वो मुझसे दूर भागने लगा था? अपनी मोहब्बत की दीवानी बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलेपन की सजा दे रहा था? मेरा सब्र आज जवाब दे गया था। मैं उठकर सोफे पर उसके पास आ गई। मैं उसे हिलाने लगी। वह गहरी नींद से जगा। मुझे देखकर एकदम उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या बात है, चैन नहीं है तुम्हें? सुकून से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके बराबर बैठ गई, लेकिन वह तो मेरा साथ पाकर ऐसे डर जाता था जैसे मैंने उसे करंट मार दिया हो। मैंने कहा, मुझे बारिश से डर लगता है तरुण। वह मेरी बात सुनकर बहुत ही गौर से मुझे देखने लगा। कहने लगा, तो मैं क्या करूं? बारिश को रोकना तो मेरे बस में नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास बेड पर लेट तो सकते हो। मेरी बात सुनकर उसने कहा, नहीं लेट सकता। उठो मेरे पास से और जाकर बेड पर सो जाओ, वरना मैं इस कमरे से भी बाहर चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों मुझसे दूर भागते हो? मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे अपनी आगोश में ले लो। मुझे अपने सीने से लगा लो। मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। और जब तुम 1 साल बाद घर आए हो तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। जैसे तुमने उन्हें मुझसे दूर कर दिया, मैं उनके लिए तड़पता हूँ, वैसे ही अब तुम पल पल मेरी मोहब्बत के लिए तड़पोगी। मैंने कहा, मेरा क्या दोष है? मैं नहीं चाहती थी कि यह सब कुछ हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे रूठ जाए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वह कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तो ले डूबी है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने ही मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? वह इस कदर गुस्से से बोला कि मैं कांप के रह गई। फिर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे? ठीक है। यह कहकर वह मुझे कमरे से बाहर ले गया और छोटे से हॉल से बाहर निकालकर खुले आंगन में ले गया, जहाँ तेज बारिश हो रही थी। और यह देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? मुझे बारिश से डर लगता है। मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन वह मुझे घसीटते हुए आंगन में ले आया। तेज तूफानी बरसती बारिश में मुझे ले जाकर छोड़ दिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो सारी आजमाइश मैं ही क्यों दूँ? आज यह आजमाइश तुमको देनी होगी। मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो गुजारो पूरी रात इस बारिश में। यह कहकर वह मुझे इस आंगन में छोड़कर अंदर चला गया। हॉल का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और मैं यूं थी जैसे डर से आज मर जाऊंगी। यह कौन सी आजमाइश थी? यह कौन सा इम्तिहान था? मैं सिमट कर उसी आंगन में बैठ गई। पूरी रात उस बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही। मैं तरुण से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके बिना मर जाती। वह मुझे अगर आग में कूदने को कहता तो मैं कूद जाती। यह तो बस बारिश थी। मैं सोचने लगी कि मैंने तरुण से मोहब्बत ही क्यों की थी। मैंने ऐसा भी क्या छीन लिया था उससे? तब तो वह भी मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन अब इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर क्यों? यह सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब से वह विदेश गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे याद आने लगा कि उस दिन मेरी नज़र घड़ी की तरफ थी। आधी रात का समय हो रहा था
और मुझे तरुण की वीडियो कॉल का इंतज़ार था, जो वह रात को मुझे वीडियो कॉल किया करता था। वह विदेश में नौकरी करता था, इसलिए शादी के बस कुछ महीने बाद ही उसे मजबूरन अपने जॉब के सिलसिले में जाना पड़ा। लेकिन वह मुझसे रात को वीडियो कॉल पर बात करता था। हम पूरे 1 घंटा एक दूसरे से जी भर कर बातें करते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को 1 साल से पहले वापस नहीं लौटना है। लेकिन आज तो मेरे इंतज़ार की घड़ियां लंबी होने लगी थी। काफ़ी देर हो चुकी, लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई। कई बार मैंने उसे कॉल किया, लेकिन दूसरी तीसरी बेल पर वह कॉल काट देता था। मैंने उसे मैसेज भी किया, तरुण प्लीज़ मुझे कॉल करो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन शायद वह मुझसे नाराज़ था, क्योंकि मैंने उसकी फरमाइश पूरी नहीं की थी। एक दिन पहले ही उसने मुझसे एक अजीब जिद की थी, जिस पर मैंने उसे इनकार कर दिया था। वह कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा और आगे से तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी फिजूल बात नहीं मानूंगी। अरे तुम तो विदेश जाकर बड़े ही बेशर्म हो गए हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कहीं भागी नहीं जा रही। तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हारी सारी जिद तुम्हारी बाहों में पूरी करूंगी, इस तरह वीडियो कॉल पर नहीं। मैंने तो उस समय यह मजाक में कहा था, मैं उसे नखरा दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझसे सच में नाराज हो जाएगा। 2 दिन तक उसकी कोई कॉल नहीं आई। मैं बेहद परेशान होकर बार बार उसे मैसेज कर चुकी थी, माफ़ी भी मैसेज करके मांग चुकी थी, लेकिन वह था कि फ़ोन करने को तैयार ही नहीं था। 2 दिन बाद रात को उसका मैसेज आया था कि मैं 2 दिन से बुखार में पड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका। यह पढ़कर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कहने लगा, निशा बुखार की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है, प्लीज़ मुझे 2-4 दिन आराम करने दो, मैं तुमसे फिर बाद में बात कर लूँगा। यह कहकर उसने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मेरे यह 2-4 दिन किस तरह से गुजरे थे मैं ही जानती हूँ। मेरी और तरुण की लव मैरिज हुई थी। हमारी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और फिर मैसेज में हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। वहीं हमने एक दूसरे को अपनी तस्वीर भेज दी थी। यहाँ से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई, जो बढ़ते बढ़ते दीवानगी की हद तक पहुँच गई थी। हम एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। 1 साल हमारी मोहब्बत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। उसके बाद उसने अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के लिए कहा। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। उनकी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी भी आवारा लड़की से नहीं कर सकती। वह कहने लगी, और दूसरी बात, तुम्हारी शादी बचपन से ही मैंने अपनी सहेली की बेटी से तय कर रखी है। तरुण की माँ उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन तरुण मेरी खातिर सबसे लड़ गया था। कहने लगा, शादी करूँगा तो सिर्फ निशा से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी, और ना ही उसके पापा। तरुण मुझसे कहने लगा, मैं अकेले ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। जिस फैमिली से मैं संबंध रखती थी, वहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। हमें इतना हक दिया गया था कि अगर हमें कोई पसंद है तो वह रिश्ता लाकर शादी कर सकता है, लेकिन घर से भागकर माँ बाप को बदनाम करने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। मैंने अपनी माँ को जब यह बात बताई कि तरुण के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हैं, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जब उसके घर वाले राजी नहीं हैं तो फिर वह कैसे तुम्हें शादी के बाद अपना सकते हैं, और कैसे तरुण तुम्हें उस घर में रख सकता है। मैंने कहा, मम्मी तरुण अच्छी जॉब करता है, उसके पास अपना खुद का फ्लैट भी है, वह मुझे अलग रखना चाहता है। थोड़ी सी बहस के बाद मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मान गई। उन्होंने मेरे पापा को भी राजी कर लिया। कैसे किया मैं नहीं जानती। अगले दिन ही मेरी माँ ने कहा कि तरुण से कहो कि वो हमारे घर आ जाए। मैंने यह बात तरुण से कह दी। तरुण दूसरे दिन ही मेरे घर पर मेरे माँ बाप से मिलने आ गया। मेरे पापा ने बहुत ही सादगी के साथ तरुण से मेरी शादी कर दी, लेकिन मेरे पापा ने मेरे नाम अच्छी खासी रकम जमा कर दी थी, जो कि मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। मैं तरुण के साथ एक अलग फ्लैट में रहती थी, बहुत खुश थी। तरुण मुझे बहुत प्यार करता था। उन दिनों तो मैं हवाओं में उड़ा करती थी। मैं तरुण को जरा भी नज़र नहीं आती तो वह मुझे आवाज़ देने लगता, कहने लगता, निशा तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहा करो। एक दिन तरुण ने एक ऐसी खबर सुनाई कि मैं चकरा कर रह गई। कहने लगा, मेरे माँ पापा मेरे भाई के पास दूसरे देश चले गए हैं, मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए शहर छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता था कि वह हमारी शादी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है, जिसमें यह फ्लैट भी शामिल है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यह फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस फ्लैट पर मेरा कोई हक नहीं रहा।
यह फ्लैट मेरी माँ के नाम पर है। मैंने कहा, हम कहाँ जाएंगे? वह कहने लगा, मैं खुद परेशान हूँ क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं किराए का घर भी ले सकूँ। मैं वापस तरुण के साथ अपनी माँ के पास आ गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी माँ कहने लगी, ऐसी शादियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलती, तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। अब क्या हम तुम्हारे पति को भी पालेंगे? हम तुम्हें यहाँ पर बिठाकर नहीं रख सकते। घर पर तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम अपने पति पर डालो तो अच्छा है। यह बात जब मैंने तरुण से कही तो वह कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, छोटा मोटा कोई किराए का घर ले लेता हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह पर तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप के घर बहुत ही ऐश की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर भी मैंने तरुण को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तनख्वाह में ही गुजारा कर लूँगी। और फिर उसने एक छोटा सा किराए पर घर ले लिया और मैं उसके साथ इस छोटे से घर में रहने लगी। एक बार तरुण मुझे कहने लगा कि वह इस देश में रहते कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए अगर वह विदेश में जॉब के लिए अप्लाई कर दे तो मुमकिन है कि एक अच्छी कमाई हो सके और वह अच्छे से रह सके। मैं इस बात पर राजी हो गई। अगले ही महीने उसको विदेश में जॉब मिल गई, यहाँ तक कि उसका वीज़ा और टिकट भी वही लोग भेज रहे थे। तरुण का भाई भी वहीं रहता था, उसी ने उसको यह जॉब लगवाई थी। जिस दिन तरुण को विदेश जाना था मैं बहुत रो रही थी। वह कहने लगा, बस 1 साल की बात है, इस 1 साल में मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि यहाँ पर अपना घर खरीद लूँगा और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर मैं यहीं जॉब कर लूँगा, देखना तुम, मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास विदेश में जॉब करने का एक्सपीरियंस भी होगा। वह मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो लगातार रोई जा रही थी। मुझे इस बात का भी गम था कि काश उनके माँ बाप ने मुझे स्वीकार कर लिया होता, काश कि वह मान जाते तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। जाने से पहले तरुण कहने लगा, मैं रोज़ तुम्हें वीडियो कॉल किया करूँगा। मैं तरुण की मजबूरी को समझती थी। जाने से पहले मुझसे कहने लगा, वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी दूँगा। मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसा सरप्राइज़ मुझे देना चाहता है। खैर, वह मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन रोज़ वह मुझे रात में वीडियो कॉल करता, मुझसे जी भरकर बातें करता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार मुझे कुछ बदला सा लग रहा था। मेरा दिल पता नहीं क्यों एक अनजाने डर से घबराने लगा। 1 सप्ताह तो यूं ही गुजर गए और वह सिर्फ मैसेज पर बात कर रहा था। बात क्या करता था, बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में यह डर भी उठने लगा कि कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। हो सकता है दिल बहलाने के लिए उसने मुझसे शादी कर ली हो और हमेशा के लिए वहाँ चला गया हो। इस सोच से तो मेरी जान ही निकल गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी वीडियो कॉल आई। बढ़ी हुई दाढ़ी, चेहरा भी उसका बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह सच में बीमार है। मुझे देखकर कहने लगा कि 1 सप्ताह से बुखार था, आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया ताकि तुम कहीं मुझे बेवफा ना समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले डर को उसने फ़ौरन से दूर कर दिया। उसको वीडियो कॉल पर देखकर मेरे दिल को भी सुकून हो गया था। कुछ दिन तक हम बातें करते रहे। एक दिन वह कहने लगा, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता, इसलिए रोज़ रोज़ अब तुमसे बात नहीं कर सकता। अब वह धीरे धीरे मुझसे कम बात करने लगा, लेकिन रेगुलर मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा था ताकि मुझे घर के खर्चों के लिए कोई परेशानी ना उठानी पड़े। 1 साल गुजर गया था और यह 1 साल मैंने कैसे काटा था मैं ही जानती थी। जैसे साल पूरा हो रहा था मुझे उम्मीद थी कि अब तरुण घर आ जाएगा। मेरी बेकरारियां बढ़ रही थी। एक दिन तरुण कहने लगा कि मैं आना तो चाहता हूँ वापस, आकर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। मैं तो यह सुनकर खुश हो गई थी कि वह वापस आ जाएगा। मैंने तो उसकी दूसरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसे मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज़ की बात मुझसे की थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे उसके आने की इस कदर खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जिस दिन उसे आना था मैं उसको लेने एयरपोर्ट चली गई। जैसे ही वो बाहर आया मैं तड़प कर उसके गले लग गई और रोने लगी, लेकिन उसने फ़ौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। कहने लगा, यह क्या हरकत है, लोग देख रहे हैं। मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसे नज़र नहीं आ रहा था कि 1 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारा है। उसे लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। जैसे ही मैं घर आई तो वह चुपचाप बैठा था। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगा, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसकी पसंद की बहुत सारी डिशेज बनाई थी, लेकिन उसने खाना उतने मन से नहीं खाया जैसे वह पहले खाता था।
खाने के बीच बीच में वह मेरी बातें बहुत ही गायब दिमाग से सुन रहा था। मेरी बातों का बस हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। मैं उसकी इस अजनबी व्यवहार से परेशान होने लगी। मैंने कहा, तरुण क्या बात है, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो? वह कहने लगा, तुम जानती हो मैं वापस क्यों आ गया? मैंने कहा, क्यों? वह कहने लगा, मुझे वहाँ की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसा जमा नहीं हो सका। मैं उसकी उदासी की वजह समझ गई। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं की है। और फिर मेरे माँ बाप ने भी जो शादी में मेरा हिस्सा मुझे दिया था, वह भी पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। हम उनसे एक छोटा सा फ्लैट खरीद सकते हैं। मुझे लगा यह सुनकर वह खुश हो जाएगा, लेकिन वह अभी चुप था। रात को जब वह सोने के लिए कमरे में आया तो मुझे लगा कि वह भी मेरे लिए उतना ही बेकरार होगा जितना मैं उसके लिए हूँ। लेकिन वह तो बस इधर उधर कमरे में अपना टाइम पास कर रहा था। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने यह 1 साल उसकी जुदाई में बहुत मुश्किल से गुजारे थे। मैं खुद ही उठकर उसके सीने से लग गई, लेकिन मेरे पास जाते ही वह मुझे झटक कर खुद से दूर कर दिया। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ और तुम मुझे करीब ही नहीं आने दे रहे हो। वो कहने लगा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जाकर बेड पर सो जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कभी ऐसा भी कह सकता है। विदेश जाने से पहले वह जब रात को मुझसे चिपक कर नहीं सोता था, उसे नींद ही नहीं आती थी। और आज वह मुझसे कह रहा था कि मेरे करीब मत आओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद वह परेशान है अपनी नौकरी की वजह से, इसलिए मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया, और फिर अब ऐसा ही होने लगा। वह धीरे धीरे मुझसे दूर रहने लगा। मैंने अपने माँ बाप से अपने पैसों का जिक्र कर दिया। मेरे पापा के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी। हम 3 बहनें थे। मेरे पापा ने उसमें से मेरा हिस्सा निकाल कर मेरे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं समझी कि अब वह खुश रहने लगेगा और मेरे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगेगा। लेकिन वह जब से आया था मुझसे कतरा रहा था, मेरे करीब नहीं आता। मुझे अब लग रहा था कि जैसे यह बात कुछ और ही है। वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपने माँ बाप की नाराज़गी का एहसास है और यह बात सही निकली। एक बार मैं तरुण के करीब आने लगी तो उसने मुझे झटक दिया। कहने लगा, दूर रहो मुझसे, तुम्हारी वजह से मेरे माँ पापा मुझसे छिन गए हैं। मुझे तुमसे हुई मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है। मुझे अपनी माँ की याद आती है। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ। मेरी करोड़ों की जायदाद मुझसे छिन गई है और मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे बेदखल कर दिया। दूसरे देश में भी मैंने धक्के खाकर देख लिया। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे इस तरह की बात कह सकता था। उसमें तो मेरा कोई दोष नहीं था। उसे चाहिए था कि वह अपने माँ बाप को राजी करता या फिर मुझसे दोस्ती की शुरुआत ही नहीं करता। मैंने भी तो अपने माँ बाप को मनाया था और शादी करके अपने माँ बाप की मर्जी से उसके साथ इस घर में रह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपने माँ बाप के पास ले चलो। मैं उनके पाँव पड़ जाऊंगी, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूंगी, उनसे विनती करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। तुम देखना, मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार सह नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और यह सच था कि मैं उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उससे बेइंतहा मोहब्बत की थी। वह कहने लगा, जब तक मेरे माँ पापा मुझे माफ़ नहीं करते, मैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता। और प्लीज़ मुझसे तुम यूँ चिपकने की कोशिश मत किया करो, मुझे घिन आती है तुमसे। तरुण की यह बातें सुनकर मैं तड़प जाती थी। मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगा, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। जब भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो, मुझे अपने माँ बाप की याद आने लगती है। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब वह मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी परवाह नहीं रहती थी। बस सुबह उठते ही अपने काम के लिए चला जाता। शाम को वापस आता तो खाना खाकर फिर बाहर दोस्तों में चला जाता। रात को देर रात घर वापस आता और तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता। जब से वह वापस आया था उसका ऐसा ही व्यवहार था। मैंने सोचा कि उससे कहती हूँ कि वह मुझे अपने माँ बाप का फ़ोन नंबर ही दे दे, उनसे बात करके देखती हूँ। लेकिन वह फ़ोन नंबर देने के लिए भी तैयार नहीं था। एक रात तेज़ बारिश हुई तो उसने मुझे आंगन में खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा देने लगा। मैं बारिश में बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन मैं उसमें खड़ी रही। और फिर जब एक बार बहुत तेज़ बिजली कड़की तो मैं डर के मारे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया
तो वह मेरे पास बैठा था और रो रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे और नाटक नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है? तरुण कहने लगा कि तुम्हारा तरुण मर चुका है। निशा, मैं तरुण नहीं हूँ। यह सुनना था कि मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया। वह कहने लगा, मैं तरुण का जुड़वा भाई हूँ। मैंने ही तरुण को वहाँ बुलाया था। तरुण ने पहले कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया होगा। यह बात उसने मुझे वहाँ जाकर बताई थी। कहता था कि निशा को किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज दूंगा। जब वह हम दोनों को एक साथ देखेगी तो चकरा जाएगी। लेकिन उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। एक कार एक्सीडेंट में वह बहुत जख्मी हो गया था। मैं उसे अस्पताल ले गया। उसे उस समय भी तुम्हारा ही ख्याल था। मुझसे कहने लगा कि निशा यह गम सह नहीं पाएगी, उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरे मरने की खबर सुनकर वह पागल हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे बिना वह जी नहीं सकती। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम उसे अपना लेना और उसे सच्चाई मत बताना, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनकर वह टूट कर बिखर जाएगी। तुम उसकी ज़िंदगी में तरुण बनकर जाना। मेरी निशा को बेसहारा मत छोड़ना। यह कहते हुए वह बेतहाशा रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे तरुण बनकर बात करनी शुरू कर दी। बहुत बार चाहा तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सोचा यहाँ आकर ही तुम्हें सच बता दूं। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम पागलों की तरह मेरे गले लगी, जिस तरह से तरुण की 1 साल की जुदाई पर तुम फूट फूट कर रोने लगी, मैं घबरा गया था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जब भी तुम्हें सच बताना चाहा, तरुण के लिए तुम्हारी मोहब्बत देखकर मेरे होठ खामोश हो जाते थे। इसलिए चाहा कि तुमसे खराब रवैया रखूं, ताकि तुम्हें तरुण से नफरत हो जाए और तुम तलाक मांग लो। लेकिन तुम हर आजमाइश पर खड़ी उतरती रही, मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करती रही, यहाँ तक कि बारिश में भी पूरी रात खड़ी रही। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और धोखेबाजी और ड्रामा नहीं कर सकता। मैं यह बातें दिल थामे सुन रही थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं तरुण तरुण पुकारने लगी। मेरा तरुण बेवफा नहीं था, वह तुमसे मोहब्बत करता था। अपने आखिरी समय में भी उसे मेरी परवाह थी। जब मैं कुछ संभल गई तो तरुण का भाई कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। वह बिल्कुल तरुण की तरह दिखता था। कोई नहीं कह सकता था कि वह तरुण नहीं है। मैं भी तो धोखा खा गई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि यह तरुण नहीं है। कितनी बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। 1-2 बार ज़बरदस्ती उसके गले भी लग गई थी। तब भी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि वह तरुण नहीं है। मैं उसकी शराफत की कायल हो गई थी। उसने एक बार भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन वह कहने लगा, भाई ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना बना लूं। यह भाई की आखिरी इच्छा थी। लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया। मैं तरुण की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। मैं अपनी माँ के घर चली गई। मेरे माँ बाप को जब यह सच मालूम हुआ तो कहने लगे, तुम कैसे सारी ज़िंदगी तरुण के नाम पर जी सकती हो? और फिर उनकी आखिरी इच्छा थी कि तुम और नमन एक हो जाओ। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अपने माँ बाप की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जख्म अभी हरा था, इसलिए मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। फिर 1 साल बाद मेरे माँ पापा और नमन की जिद पर मैंने नमन से शादी कर ली, क्योंकि तरुण की भी आखिरी इच्छा यही थी।